हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और डेट है आज की 2 से लेके 3 अक्टूबर के। मतलब हम सेकंड और थर्ड अक्टूबर के कंबाइन कर रहे हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि 3 अक्टूबर के ज़्यादा नहीं थे तो हमने 2 और 3 को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। और सेकंड और थर्ड अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हम करेंगे उसमें आप 2 पिक्चर्स देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन हम आज 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो 2 अक्टूबर के और 6 से 7 क्वेश्चन ही जो है वो 3 अक्टूबर के जो है इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट जो है वो 12 से 13 क्वेश्चन जो है वो हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना आपने। और उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप हमारा करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके 2 मेथड्स हैं, या तो आप हमारे चैनल पे विजिट करो अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर्स, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां पे सीधा ही जाके जो है वो उसको क्लिक करके सीधा ही सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे पहुंच जाओगे। फिर क्या होगा इसमें कि आप क्या मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर, पीडीएफ के अंदर, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, वीकली पीडीएफ्स मिलेंगी। एज सच वीक वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। एक वीकली टेस्ट होगा, वो भी वीक वाइज होगा, और उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि वो इवेल्युएट करने के लिए आपको बहुत जरूरी है। एक है आपके पास मंथली पीडीएफ। मंथली पीडीएफ में ऐसे नहीं कि सारे करंट अफेयर्स को कंपाइल कर दिया, हमने सेग्रीगेट किया, सबको अलग अलग किया है। लाइक एक आपको टॉप 100 क्वेश्चंस मिलेंगे उस महीने के। नेक्स्ट आपको एक बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी का पीडीएफ मिलेगा, जो कि आईबीपीएस और जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको पॉकेट पीडीएफ मिलेगी। ये क्या करेगा, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करवाने में हेल्प करेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ तो मिलेगा ही पूरे महीने का, जिसमें क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में सारे महीने के करंट अफेयर मिले होंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रही हैं और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे मिल रही हैं। मतलब आप साइट को विजिट करोगे आपको पता लगेगा कि बहुत ही ज्यादा मिनिमल कॉस्ट है। और उस मिनिमल कॉस्ट पे भी आप जो है वो 10% डिस्काउंट ले सकते हो। कोड आपने यूज करना है ASH10, तो आपको 10% डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि नीति आयोग एंड विच कंट्री साइंड ए पैक्ट ऑन डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। देखो इसमें 2 कीवर्ड हैं, 2 चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ डीकार्बनाइजेशन, मतलब हमने कार्बन एमिशन को क्या करना है, कम करना है। जो कार्बन ज्यादा निकलता है उसको क्या करना है, रोकना है। एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा, फिर से वही बात है कि क्लीन एनर्जी की तरफ हमने जाना है। तो आपने मुझे बताना है कि किस एजेंसी के साथ ये टाई अप हुआ है कि हमने डीकार्बनाइजेशन के ऊपर फोकस करना है और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा के ऊपर काम करना है। क्योंकि आपको पता ही है कि 2022 तक हमारा टारगेट है कि हमने 175 गीगावाट एनर्जी को क्या करना है, पैदा करना है, वो भी क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज से। जिसमें 100 गीगावाट दोस्तों किसके साथ होगा, वो होगा सोलर एनर्जी के साथ। 60 गीगावाट जो है वो किसके साथ होगा, विंड एनर्जी के साथ। 10 गीगावाट जो है वो बायो एनर्जी होनी चाहिए। और 5 गीगावाट जो है वो दोस्तों क्या होना चाहिए, 5 गीगावाट जो है वो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो इस तरह से क्लीन एनर्जी का हमने टाई अप दोस्तों किया है। कौन सी कंट्री के साथ, नीदरलैंड्स के साथ। तो आंसर आपने दोस्तों याद रखना है कौन सा होगा, नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स के साथ हमने ये साइन किया है। कैपिटल आपको नीदरलैंड की पता ही है, एम्स्टर्डम है। करेंसी आपको पता है नीदरलैंड की यूरो है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है नीदरलैंड के, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपको किसी ने पूछना है। मार्क रूट है। कौन है, मार्क रूट। क्योंकि एज सच कोई इंडिया में विजिट नहीं किया इन्होंने, ना ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां गए हैं, तो इसलिए पूछने के चांसेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कम हैं। लेकिन कैपिटल और करेंसी आपको पता होना चाहिए। और नीति आयोग के बारे में आपको बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे। डिप्टी चेयरमैन जो है वो डॉक्टर राजीव कुमार होंगे। और सीईओ जो है वो कौन है नीति आयोग के, वो है अमिताभ कांत। तो बेसिकली उन्होंने इसको जो है वो साइन किया कौन सी कंट्री के साथ, नीदरलैंड के साथ। तो दोस्तों याद रखना है इसको। आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ने जो है वो आपस में पैक्ट जो है वो साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। देखो इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है, अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब भीमराव अंबेडकर जो है वो बात किसके लिए कर रहे थे, वो बात करते थे सोशल जस्टिस की। तो आप यहाँ पे ही अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पे गेस वर्क जो है वो चल सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है ये स्कीम को स्टार्ट किया होगा। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, याद रखना आपने इसको। इसका एक ही मकसद है कि एक ऐसा फंड बनाना है, एक ऐसा इकट्ठा करके फंड बनाएंगे जो कि शेड्यूल कास्ट, या जो आप कह सकते हो कि शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं, उनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये काम मिल सके और उनको जॉब जो है वो बेसिकली क्या कर सके, आगे जाके प्रोवाइड कर सके। सिंपली आप एक वर्ड के साथ इसको कर सकते हो कि स्टार्टअप खोल सके वो,
ताकि वो जॉब के ऊपर डिपेंड ना रहें कि यार जॉब लेनी है, वो जॉब को क्या कर सके, प्रोवाइड करें, मतलब जॉब सीकर ना रहे, जॉब गिवर बने। तो ये बेसिकली आइडिया है, और वो खास करके कौन से स्टूडेंट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट के लिए। इसलिए ये कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको दोस्तों स्टार्ट किया है। और उसके मिनिस्टर कौन है आपको बताइए, उसके मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत। कौन से मिनिस्टर हैं, थावरचंद गहलोत। तो याद रखना है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने इस वर्ड को याद रखना है। अंबेडकर अगर आएगा तो आपने याद कर लेना है, शेड्यूल कास्ट के लिए सर ने बताया था कि स्टार्टअप्स जो है वो खोल सके वो ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए फंड प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं बस ये स्कीम है, और क्या है इसमें। श्री थावरचंद गहलोत ने इसको लॉन्च किया है, तो याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। इंडिया विल बिल्ड कैंसर हॉस्पिटल एंड क्रिकेट स्टेडियम इन विच कंट्री। देखो उस कंट्री ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करो हमारी कंट्री में, तो हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और हम क्या कर रहे हैं, उस कंट्री में 100 बेड का एक कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, और 22,000 सीटर एक क्रिकेट स्टेडियम जो है वो वहाँ पे बना रहे हैं। और पूरा का पूरा जो आप कह सकते हो ये लाइन ऑफ क्रेडिट, जो ये पैसा है वो कौन दे रहा है, ये एग्जिम बैंक की तरफ से जो है वो दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की तरफ से जो है वो दिया जा रहा है। तो याद रखना है, एक तो कैंसर हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल है, क्रिकेट स्टेडियम जो 22,000 है। तो अपने कोई ऐसे संख्या याद नहीं रखनी, ये सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए। और मैं इसीलिए बार बार भी चीज़ों को बोलता हूँ कि आपके दिमाग में किसी तरह से वो जो है वो चली जाए और निकले ना बाहर। तो कैंसर हॉस्पिटल 100 बेडेड है, क्रिकेट स्टेडियम जो है वो 22,000 सीटर है, और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की तरफ से फंड किया जा रहा है। और कंट्री दोस्तों कौन सी है, कंट्री है मालदीव्स। तो याद रखना है कंट्री कौन सी है, मालदीव्स है। और अगर हम पहले की न्यूज़ को याद करें, हमने पहले भी मालदीव्स का क्वेश्चन पूरा किया हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक सेंट्रल पार्क भी बनाया है, सेंट्रल पार्क भी बनाया है, और एक अराइवल जेट्टी का रिन्यूअल भी किया है। अराइवल जेट्टी जो है वो बेसिकली समुद्र के किनारे जो है जहाँ पे जेट्टीज आके खड़ी होती हैं, तो वो हमने एक पाथ जो है वो रेनोवेट किया था पूरा का पूरा। और हुल हुमाले जगह थी जहाँ पे उसको बनाया गया था, हुल हुमाले। तो मतलब आप देख सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काफ़ी क्या कर रहे हैं, मालदीव्स के साथ काम जो है वो कर रहे हैं। और मालदीव्स भी जो है वो इंडिया के भी काफ़ी तरह से जो है वो हेल्प कर रहा है। और मालदीव्स के बारे में दोस्तों आपको पता ही है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोली। प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोली। कैपिटल कौन सी है इसकी, माले है, कैपिटल माले है। करेंसी जो है वो मालदीवियन रुपया है। क्या है, मालदीवियन रुपया। याद रखना है कौन सी है, मालदीवियन रुपया। यहाँ पे देख सकते हो 100 बेडेड हॉस्पिटल 22,000 सीटर स्टेडियम इन मालदीव जो है वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। व्हाट इज ए न्यू लिमिट ऑफ वेज एंड मीन एडवांसेस फिक्स्ड बाय आरबीआई फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि अभी 6 महीने जो हैं वो बचे हैं, तो अब आरबीआई जो है वो सरकार को कितना पैसा और दे सकता है, मतलब कितना पैसा गवर्नमेंट कह सकती है और छपवाने के लिए, ये डिसाइड जो है, ये लिमिट जो है वो आरबीआई ने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। मतलब अगर गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो वो और पैसा जो है वो सरकार को, वो आरबीआई को कह सकती है कि भाई इतना पैसा और प्रिंट करो, हमें जो है वो पैसा चाहिए। लेकिन वेज एंड मीन एडवांसेस जब सरकार विड्रॉ करती है, आरबीआई से लेती है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता भाई, उसके ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। याद रखना है, वेज एंड मीन एडवांसेस के ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। और वो कितना लगता है, जितना उस टाइम पीरियड पे क्या होता है, रेपो रेट। याद रखना है, जितना उस टाइम पीरियड पे क्या होगा, रेपो रेट, उतना ही क्या होगा, वेज एंड मीन एडवांसेस के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब अगर देखोगे, अगर रेपो रेट 4% है तो इसका मतलब कितना लगे, 4%। और वो लिमिट कितनी डिसाइड की गई है, वो डिसाइड की गई है दोस्तों, आंसर होगा इसका सी आंसर होगा। 1,25,000 करोड़ जो है वो और क्या किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। मान लो 6 महीने के लिए उन्होंने कह दिया कि 1,25,000 करोड़ जो है वो नोट को प्रिंट कर दो, हमें जो है वो चाहिए। गवर्नमेंट ने ले लिए वो पैसे, लेकिन 4 महीने के बाद ऐसा हुआ कि ये पैसे खत्म हो गए। अब गवर्नमेंट कहती है भाई और छापो, क्या और वो कह सकते हैं प्रिंट करने के लिए, बिल्कुल कह सकते हैं भाई, सरकार है तो कुछ भी कर सकती है। तो वो कहते हैं प्रिंट, तो आरबीआई कहता है भाई मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह मैं प्रिंट कर दूंगा। लेकिन ओवरड्राफ्ट के ऊपर अगर ज्यादा पैसे लेने हैं तो मैं 2% क्या लूंगा, एक्स्ट्रा लूंगा। इस बात को याद कर लो कि अगर ओवरड्राफ्ट होता है तो 2% पैसे जो है वो क्या लिए जाएंगे, एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। मतलब सिंपल है, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट द इंटरेस्ट रेट विल बी 2% मोर देन द रेपो रेट, 2% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा। तो याद रखोगे इस बात को। तो सेंटर ने फिक्स कर दिया 1,25,000 करोड़। याद रखना है, इंटरेस्ट रेट बता दिया है, रेपो रेट होगा जो भी उस टाइम पीरियड पे होगा, 4% है आजकल तो 4 लगा देना है। और अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो 2% क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल है।
बिल्कुल सिंपल है सर, कहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड लोन फॉर मुंबई मेट्रो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट। देखो पहले भी जो है इसके ऊपर लोन जो है वो मिल चुका है, लेकिन और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो आपने बताना है मुंबई मेट्रो के ऊपर भी, और दिल्ली मेरठ का जो दिल्ली गाजियाबाद मेरा रीजनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है हमारा, उसको भी जो है वो लोन जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो किया गया है, ये आपने मुझे सिंपली बताना है। आंसर तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर क्या है इसका, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का एक आप कह सकते हो कि बैंक है। ब्रिक्स बैंक भी इसको कह सकते हो, बहुत ही सिंपल है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन्होंने ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू जो है वो हमें क्या प्रोवाइड किया है, लोन प्रोवाइड किया है। और दोनों अलग अलग तरह के लोन है। लाइक अगर आप मुंबई मेट्रो के लिए कहोगे तो $241 मिलियन का है, और अगर दिल्ली मेरठ मेट्रो के लिए कहोगे या रीजनल ट्रांसपोर्ट नेट है तो $500 मिलियन का ये जो लोन है न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से दिया गया है। तो मतलब आपको कोई लोन की अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन आपने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में यहाँ पे पढ़ लेना है, ब्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी है, क्योंकि ब्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। 2020 में इसकी मेंबरशिप जो है, चेयरमैनशिप जो है वो रशिया के पास थी, लेकिन 2021 में ये किसके पास आ जाएगी, इंडिया। और ऐसा पहली बार होगा कि ब्रिक्स जो है वो गेम्स बनेंगे, ब्रिक्स गेम्स के नाम से जानी जाएंगी, और वो 2021 में कहाँ पे होनी है, इंडिया में ही होंगी, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, चेयरमैनशिप जो है वो ले रहा है 2021 में। और ये कहा गया है किरण रिजिजू जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के थ्रू, उन्होंने कहा है कि इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ ही हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होनी है हरियाणा में, तो इसका मतलब ब्रिक्स इंडिया गेम भी जो है वो कहाँ पे होगी, हरियाणा में होगी। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने याद कर लेनी है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई। याद रखना है कहाँ पे है, शंघाई। शंघाई आपको पता ही दोस्तों कौन सी जगह है, कहाँ पे है, शंघाई है चाइना में। शंघाई कहाँ पे है, चाइना में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि 2014 में जो है बनाया गया था। उस टाइम पे मीटिंग जो है प्रेसिडेंटशिप जो है वो ब्राजील के पास थी, तब वहाँ पे इसको एक बैंक के तौर पे बनाया गया था। तो याद रखना है, और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये लोन देता है। तो 2014। और अगर डेवलपमेंट मतलब फॉर्मेशन का ईयर ना याद रहे तो हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है दोस्तों, शंघाई। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ये एक आप सिर्फ पिक्चर से देखोगे इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें एक दो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी कि यूनाइटेड नेशन का जो 75th सेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से नंबर का सेशन था, ये पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का सेशन था। तो यूनाइटेड नेशन का जो 75th नंबर का सेशन था उसको मोदी जी ने एड्रेस किया। बेसिकली हर कंट्री ने जो है वो एड्रेस किया है वहाँ पे, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो है वो क्या थी, मीटिंग थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग थी और वहाँ पे मोदी जी ने लेक्चर दिया, और वो 75th एनिवर्सरी के अंदर लेक्चर दिया। और इसमें जो थीम था वो बेसिकली क्या था इस यूनाइटेड नेशन का, ये आपने याद रखना है, द फ्यूचर वी वांट द यूएन वी नीड। द फ्यूचर वी वांट द यूएन वी नीड, यूनाइटेड नेशन वी नीड। तो याद रखना इस चीज को, थीम आपको जो है वो पूछा जा सकता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू करके जो है वो क्वेश्चन आपको आ सकता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आपको पता ही है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क है। और यूनाइटेड नेशन की कितनी कंट्रीज मेंबर हैं दोस्तों, 193 कंट्रीज क्या हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। इसमें यूरोपियन यूनियन जो है बेसिकली इसका मेंबर जो है नहीं है। तो इस बात को अपने साथ में याद रख लेना, कई बार वैसे क्वेश्चन आ गया, मैंने वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो अपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदुस्तान यूनिलीवर साइंड ए एमओयू विद विच बैंक टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू हिंदुस्तान यूनिलीवर रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखो इसमें खास बात क्या है कि ये डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन एंड फाइनेंसिंग सोल्यूशन जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, ये केवल किसको प्रोवाइड किए हैं, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिटेलर्स हैं, या आप कह सकते हो उनके क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सिर्फ उन्हीं को ये जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से बैंक के साथ इन्होंने मिलकर ये किया है। तो डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं ये स्मॉल स्केल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, और पूरे इंडिया में जो है वो इसको लॉन्च जो है वो किया गया है। और पहले ये सिर्फ दो ही जगह पे अवेलेबल था, ये मुंबई और बेंगलुरु था। ये पायलट प्रोजेक्ट मतलब डेमो बेसिस पे इन्होंने स्टार्ट करके देखा था, सक्सेसफुल रहा। इन्होंने पूरे इंडिया में डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन कर दिया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो रिटेलर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं अब फुली डिजिटलाइज हो जाएंगे, वो डिजिटल पेमेंट्स जो है वो अपनी कर सकते हैं। कौन से बैंक के थ्रू कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है आंसर। आंसर क्या है दोस्तों, एसबीआई। एसबीआई के थ्रू जो है वो ये किया जा सकता है, तो आपने याद रखना है एसबीआई के थ्रू इसको किया जा सकता है।
इसमें एसबीआई जो है वो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी जो है वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। और वो ये जो डिजिटलाइजेशन है वो पीओएस मशीन मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो यूज़ करने के लिए कही गई हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक ऐप है शिखर, उसके थ्रू जो है वो इसको यूज़ करने के लिए कहा गया है। शिखर उनकी ऐप है हिंदुस्तान यूनिलीवर की, जिसके थ्रू ये किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में इसको मार्क कर लियो, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ और एसबीआई ने इसके साथ टाई अप किया है। और यूनिलीवर के बारे में अपने सिर्फ हेडक्वार्टर याद रखना है, वो कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र। अदरवाइज कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो इस चीज को। अगले क्वेश्चन में देखो, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विद विच कंपनी टू ऑफर डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस। ये एक बहुत ही खास है कि बजाज अलायंस ने इसके अंदर भी जो है वो कदम रख लिया है कि अगर डिजिटली आपको लगता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका इंश्योरेंस जो है वो करवा सकते हो। और ये ऑप्शन जो है वो बजाज अलायंस ने आपको दी है। लेकिन आपने मुझे बताना है कि बजाज अलायंस ने किस कंपनी के साथ मिलके जो है वो डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस को जो है वो स्टार्ट किया है। तो 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, फटाफट अपने आंसर बता देना है कि कौन सी कंपनी के साथ उन्होंने मिलके ये कहा है कि हम ऐसा करेंगे, ये आपने बताना है। और आंसर इसका क्या है दोस्तों, आंसर है फ्लिपकार्ट। याद रखना है, डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस की साइबर सिक्योरिटी का भी इंश्योरेंस होगा, साइबर इंश्योरेंस भी किया जाएगा। कोई फ्रॉड होने के केस में, कोई डिजिटल आपको लगता है कि हमारे साथ हो सकता है, हम उसमें मुसीबत में हो सकते हैं किसी टाइम पे, तो आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। बजाज अलायंस आपको इंश्योरेंस देगा, और वो कहाँ पे मिलेगा आपको, फ्लिपकार्ट में जो है वो मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लिपकार्ट और बजाज अलायंस ने दोनों ने साइन कर लिया साइबर इंश्योरेंस, और ये कवर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स को क्या करेगा, कवर करेगा। तो देखो हर तरह का इंश्योरेंस जो है वो आपको मिल रहा है, हर तरह की सिक्योरिटी जो है वो लाइफ के अंदर आपको मिल रही है। नेक्स्ट आते हैं, हु स्टार्टेड ए सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन टू प्रमोट लिटरेसी ऑन वॉश। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर लगा दिया कि कौन ये प्रमोट कर रहा है कि सैनिटरी जो चीजें हैं या हाइजीन रहने की जो चीजें हैं वो जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। और उसके लिए जो है वो क्या चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है। और वॉश का मतलब दोस्तों क्या है, वॉश का मतलब डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाटर, और एस स्टैंड फॉर सैनिटेशन, एच स्टैंड फॉर हाइजीन। तो तीन चीजों को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो नाम से पता लग रहा है कि हाइजीनिक रहना है, पानी और सैनिटेशन का प्रबंध करना है किसी भी तरह से। और ये टारगेट रखा गया है कि 2000 विलेजेस में जाके कम से कम 1 लाख की रूरल पॉपुलेशन तक ये कैंपेन जो है वो पहुंचाया जा सके। मतलब उनको ये शिक्षा दी जा सके, उनको बताया जा सके कि किस तरह से ये आपकी लाइफ में हाइजीन और हेल्थ का क्या महत्व है। और अगर आप इसको मेंटेन रखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी चीजें जो है वो अचीव हो सकती हैं। और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये कौन से बैंक के द्वारा किया गया, नाबार्ड के द्वारा किया गया। दोस्तों याद रखना है, नाबार्ड के द्वारा किया गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और 1982 में इसको बनाया गया था जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। काफी बच्चे दिल्ली लगाते हैं, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। और नाबार्ड के हेड कौन है, मतलब चेयरमैन कौन है, वो है जीआर चिंताला। याद रखना है कौन है, जीआर चिंताला, करंटली हेड ऑफ और यू कैन से चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। तो इस चीजों को याद रखोगे। वॉश कैंपेन, लिटरेसी कैंपेन जो है वो सैनिटेशन का चलाया किसने, नाबार्ड। तो 2-3 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, चीजों को याद रखोगे, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात इसमें और बता देता हूँ, ये कैंपेन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के टाइम पीरियड पे स्टार्ट किया गया। और इसको खत्म कब किया जाएगा, 26 जनवरी को, मतलब जब हमारा रिपब्लिक डे होगा उस दिन हम क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। तो 2 अक्टूबर से लेके 26 जनवरी तक ये चलेगा। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी जिसको हम कह देते हैं, तो उसका डायरेक्टर जनरल जो है वो किसको लगाया गया है, ये आपने जो है वो मुझे बताना है। हाँ जी, फटाफट आंसर दोगे, 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ कि क्या आंसर इसका होगा। हाँ जी फटाफट। और वो एक आईपीएस ऑफिसर आप कह सकते हो, उनको लगाया गया है। बेसिकली एक हिंट देता हूँ आपको कि ये आईटीबीपी के मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के भी जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं। तो आप कहोगे सर 2 का कैसे लगा दिया गया। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में देखो क्या हुआ कि जो एके सिंह इसके डायरेक्टर जनरल थे वो हो गए रिटायर। अब रिटायर हो गए तो एट ए टाइम कोई बंदा मिल नहीं रहा कि किसको जो है वो परमानेंट जो है वो इसका दिया जाए, डायरेक्टर जनरल बनाया जाए।
तो उन्होंने सोचा कि एक बार ऐसे करते हैं, जो आईटीबीपी के हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनको एडिशनल चार्ज दे देते हैं, किसका, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। और वो कौन है दोस्तों, उसका आंसर बहुत ही सिंपल है, उसका आंसर क्या है, दैट इज सुरजीत सिंह देसवाल। याद रखना, एसएस देसवाल के नाम से जो है वो बच्चे शायद आंसर को पिक कर पाए, एसएस देसवाल जो है वो आंसर होगा इसका। तो याद रखना है आईडीपीपी और साथ में एसएस देसवाल का नाम जो है वो याद रखना है। परमानेंट डायरेक्टर जनरल किसके हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स की। और जैसे ही कोई परमानेंट बनेगा न्यूज के अंदर तो हमने कवर कर ही लेना है उसको, तो याद रखोगे आप यहाँ पे इनकी पिक्चर देख सकते हो एसएस देसवाल जी की, कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के चीफ जो है इनको लगाया गया, एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। नाउ पीएमआईएस जो है वो इसको कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। तो बहुत ही सिंपल सी न्यूज़ है, बताता हूँ क्या है, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब जिस भी मिनिस्ट्री से रिलेट करते हैं, क्योंकि अभी हमने आंसर नहीं बताया, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेगा उसकी, मतलब जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑन गोइंग है, तो वो ऑनलाइन ही क्या किए जा सकते हैं, इस पोर्टल के थ्रू जो है वो मैनेज किए जा सकते हैं। मतलब वहाँ पे डिटेल अवेलेबल होगी कि प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, कब स्टार्ट हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, किस टाइम तक जो है वो कंप्लीट होगा, कहाँ तक पहुंच गया प्रोजेक्ट और कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर होंगी, मतलब उस पोर्टल के ऊपर होंगी। और यहीं से इसका मतलब इसको मॉनिटर किया जा सकता है, यहीं पे जो है वो मैनेज किया जा सकता है। और साथ में अगर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर लोन लिया हुआ है तो वो भी यहाँ पे दिखेगा, तो लोन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताएगा कि किस तरह से आप लोन्स को मैनेज जो है वो ये इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हो। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दोस्तों याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और यूनियन मिनिस्टर कौन है इसके, हरदीप सिंह पुरी जी। शायद सबको पता होगा ये तो, हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने इसको जो है वो स्टार्ट किया। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप ऑनलाइन ही जो है वो सारी चीजें देख सकते हो और वहीं से जो है मॉनिटर कर सकते हो। तो हरदीप सिंह पुरी जी इसके क्या है, मिनिस्टर है। तो याद रखना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बस इतना वर्ड ही याद कर लो, दैट इज हरदीप सिंह पुरी जी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने पीएमआईएस पोर्टल, बस इस वर्ड को याद कर लो, चाहे पीएमआईएस पोर्टल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल भी कह देते हैं इसको, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कह देते हैं। तो दोनों चीजें जो है उसमें याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हु इज स्वॉन एज द न्यू अमीर ऑफ द कुवैत। मेरी मतलब आप कह सकते हो पूरा हेड जो है वो कौन होगा, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं किंग कौन होगा, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं किंग कौन होगा। हु इज स्वॉन एज न्यू अमीर ऑफ द कुवैत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क कर लियो, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आपने मुझे बताना है नए अमीर जो है वो किसको बनाया गया है। हाँ जी, फटाफट आंसर देंगे, 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, शायद आपने इसको कवर किया हो क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं आपने जो है वो इसको किया होगा। तो देखो जो नए बनाए गए हैं वो कौन है, शेख नवा अल अहमद, शेख नवा, एन से याद रख लेना, न्यू, शेख नवा, तो इसलिए इसको याद रखोगे। पुराने कौन थे, शेख सबा थे, कौन थे, शेख सबा, लेकिन उनकी रिसेंटली सितंबर के लास्ट में जो है वो डेथ हो गई थी, जिसके कारण शेख सबा तो अब नहीं रहे। तो नया कौन बनाया गया, शेख नवा, नवा से याद रखोगे न्यू, तो आपको इसको क्या रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। तो शेख नवा अल अहमद जो है वो नए कुवैत के जो है वो किंग बने हैं, अमीर बने हैं, जिसको हेड कहेंगे हम, या फिर आप रूलिंग अथॉरिटी कह सकते हो। तो नाम आपने खास तौर से याद रखना, आप यहाँ पे देखोगे शेख नवा अल अहमद अल सबा जो है वो क्या बन गए हैं, कुवैत के न्यू रूलर। और कुवैत की दोस्तों कैपिटल आपको पता ही है, कुवैत सिटी होगी, और करेंसी जो है वो कुवैती दिनार होगा, क्या होगा, कुवैती दिनार होगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन मेड रॉकेट विच वाज रिसेंटली टेस्टेड एट कोडियक आइलैंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कोडियक आइलैंड जो है वो एक तो आपको पता लग गया कौन सी कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया मेड रॉकेट को जो है वो क्यों लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि एक कंपनी यूएसए की, एक कंपनी इंडिया की, दोनों ने मिलके जो है वो इस रॉकेट को बनाया था, इसलिए लॉन्चिंग जो है वो कहाँ पे हो रही है, बेसिकली हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो जो इंडियन कंपनी है बेसिकली वो क्या है, अग्निकुल, क्या है, अग्निकुल, ये इंडियन कंपनी है। और यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है अलास्का एरोस्पेस, अलास्का एरोस्पेस। ये अग्निकुल तो एक स्टार्टअप है बेसिकली, जो चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है। तो एक है अलास्का, ये एरोस्पेस, दोनों ने मिलके जो है वो एक इंडिया का इंडिजीनियस रॉकेट बनाया है। क्या बनाया है, इंडिजीनियस, इंडिजीनियस जो है वो रॉकेट बनाया है। और आपने उस रॉकेट का मुझे जो है वो नाम बताना है, और नाम है दोस्तों उसका अग्निबाण, याद रखना है, अग्निकुल कंपनी का नाम है, अग्निबाण जो है वो बेसिकली
क्या है रॉकेट का नाम है। ये बेसिकली एक सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट रॉकेट है, लेकिन इसका अभी टेस्टिंग हुआ है सिर्फ। इसको बेसिकली लॉन्च कौन से ईयर में किया जाएगा? 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। 100 किलोग्राम जो है वो पेलोड लेके जा सकता है ऊपर, और साथ ही साथ 700 किलोमीटर ऑर्बिट में जो है वो ये क्या कर सकता है? घूम सकता है। मतलब 700 किलोमीटर तक जो है वो ये जा सकता है। तो इस चीज को आपने क्या रख लेना है दोस्तों? याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्या रखना है? याद रखना है आपने। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो अग्निकुल कॉस्मोस, और साथ में अलास्का एरोस्पेस, ये यूएसए की कंपनी होगी, और इन्होंने लॉन्च किया अग्निबाण को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु बिकेम द रिचेस्ट वुमेन अकॉर्डिंग टू आईआईएफएल हेल्थ ह्यूरोन इंडिया रिच लिस्ट 2020। देखो आपने बताना है ये बेसिकली अगर आप देखोगे इंडिया रिच लिस्ट है, तो इंडिया रिच लिस्ट में आपने रिचेस्ट वुमेन बताना है, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे कौन है ये तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया होगा ही। सबसे पहले नंबर पे कौन है? वो तो कौन होंगे? मुकेश अंबानी जी होंगे। लेकिन दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन है? दूसरे नंबर पे है हिंदुजा ब्रदर्स। कौन है? हिंदुजा ब्रदर्स। लेकिन अगर आप देखोगे 27th रैंक तक जो है वो सारे के सारे मेल ही हैं, सारे के सारे मेल ही हैं, और 28th नंबर पे एक लेडी का जो है वो क्या है? नाम है। और वो लेडी कौन है ये आपने मुझे बताना था, और उसका आंसर जो है वो बेसिकली क्या है? उसका नाम है स्मिता वी कृष्णा। याद रखना है, स्मिता वी कृष्णा जो है वो उनका क्या है? नाम है। तो उन्होंने बेसिकली जो है वो 28th स्थान हासिल किया है पूरी लिस्ट के अंदर। अदरवाइज रिचेस्ट वुमेन अगर आपको पूछें तो 28th होगा, क्योंकि मुकेश अंबानी जी का तो सभी आंसर जो है वो बता देंगे, लेकिन रिचेस्ट वुमेन अगर उन्होंने अलग करके पूछ लिया तो ये आपने याद रखना है, स्मिता वी कृष्णा है आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेडी हैं, याद रखोगे आप, स्मिता वी कृष्णा। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं? गोदरेज फैमिली से जो है वो बिलोंग करती हैं। याद रखोगे, गोदरेज फैमिली से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच कंट्री कमिटेड यूएसडी 1.9 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 14 करोड़ रुपए, टू सपोर्ट इनफॉर्मल वर्कर्स हु लिव्स हैव बीन अफेक्टेड टू कोविड-19। तो हमें जो है वो लोन दिया है, एक तरह का लोन नहीं कह सकते, एक तरह की सपोर्ट दी है, कि ताकि जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल का मतलब लाइक छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो उनको जो है वो लाइफ उनकी अफेक्ट हो चुकी है कोविड-19 के कारण, तो उनको हेल्प मिल सके। तो कौन सी कंट्री ने जो हमें 14 करोड़ रुपीस का जो है वो लोन दिया है, ये आप मुझे बताओगे। और ये कौन सी कंट्री ने दिया दोस्तों? ये दिया है यूएसए ने। ये लोन किसने दिया है? यूएसए की तरफ से ये लोन दिया गया है, और इस लोन को 60,000 से लेके 1 लाख के 1 लाख तक वर्कर्स को देने का जो है वो प्रावधान रखा गया है, कि 60,000 से लेके 1 लाख तक वर्कर्स को इसका प्रावधान देने के लिए रखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 60,000 से लेके 1 लाख तक। और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में आपको पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, करेंसी जो है वो डॉलर है। लेकिन अभी इलेक्शंस हैं वहाँ पे, तो याद रखना है कि मेन कैंडिडेट कौन है? दैट इज जो बिडेन। और याद रखोगे इसको, जो बिडेन जो है वो मेन कैंडिडेट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनफॉर्मल वर्कर्स को जो है वो इतना लोन जो है वो दिया गया है, बेसिकली असिस्टेंस दी गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। नेक्स्ट आते हैं पिक्चर से, इस न्यूज़ को आप देखोगे, बेसिकली C-130J, ये नाम अगर याद रह जाता तो ठीक है, अदरवाइज आपने नाम क्या याद करना है? आपने याद करना है हरकुलस एयरक्राफ्ट। हरकुलस एयरक्राफ्ट जो है वो कौन सी कंट्री से जो है वो लिया गया है? यूएस से लिया गया है। यूएस वैसे भी बहुत सी कंट्रीज को ये हरकुलस चॉपर जो है वो दे चुका है, बेसिकली ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज को जो है वो ये हरकुलस एयरक्राफ्ट जो है वो मिल चुका है। तो अब इंडिया को भी जो है मिलेगा, और इंडिया के लिए अप्रूवल दे दिया गया है कि हम 6 हरकुलस एयरक्राफ्ट जो है वो कहाँ से लेंगे? यूएस से। तो अपने याद रखना है, हरक्यूलस एयरक्राफ्ट कहाँ से लिया? यूएसए से। और राफेल जो है वो हमने कहाँ से लिया था? फ्रांस से लिया था। तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे, हरकुलस एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले क्या इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे नहीं है? हैं भाई, 5 हैं हमारे पास, हमने 6 और ऑर्डर किए हैं, मतलब टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। तो याद रखोगे कहाँ से लिया? यूएसए से। नेक्स्ट आते हैं, कालाधन रोड प्रोजेक्ट विल कनेक्ट इंडिया एंड विच कंट्री। बहुत ही फेमस है कालाधन जो रोड प्रोजेक्ट है, वो इंडिया और कौन सी कंट्री को जो है वो कनेक्ट करेगा? तो पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लो। मान लो ये कंट्री है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंडिया है। तो क्या होगा, इस कंट्री से जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो एक रास्ता बनाया जाएगा, और वो रास्ता होगा पानी का रास्ता। तो अगर आप देखोगे तो एक पोर्ट है, अगर आप देखोगे यहाँ पे इस कंट्री वाली साइड पे, जिसको कहते हैं स्विते पोर्ट या सितवे पोर्ट, दो नाम है इसके, स्विते पोर्ट या सितवे पोर्ट। तो इस पोर्ट के साथ कलकत्ता पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा, और दूसरा है कि यहीं से जो है वो एक रास्ता निकलेगा, जो कौन सी स्टेट के साथ कनेक्ट होगा? वो होगा मिजोरम के साथ।
किसके साथ कनेक्ट होगा, मिजोरम के साथ। तो सितवे पोर्ट आपको पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री में है, क्योंकि वो अभी कालाधन प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो एक तो ये हमारे वेस्ट बंगाल को कलकत्ता के साथ जोड़ेगा और साथ ही साथ स्टेट को मिजोरम के साथ जोड़ेगा। और आपने याद रखना है कि ये कौन सी कंट्री है, ये कंट्री है म्यांमार। याद रखोगे दोस्तों, कंट्री कौन सी है, म्यांमार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम म्यांमार को रोड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऑलरेडी जो है वो हम मिजोरम के साथ कर चुके हैं। अब इधर से पोर्ट के साथ भी जो है वो कनेक्ट कर देंगे। तो सितवे पोर्ट आपने इसको क्या रखना है, याद रखना है। म्यांमार की कैपिटल आपको पता ही है, नेपैता, करेंसी ब्रामीज, कयात आपने याद रखना है। क्यात शायद आपको नहीं पता होगा, क्यास। और प्रेसिडेंट कौन है, यू विन। प्रेसिडेंट कौन है, यू विन, नाम से याद रहेगा मेरे ख्याल से। अगर भाई पूरा नाम भी मैं बता दूं तो भी आपको याद रहेगा, यू विन इंट, याद रखना है, यू विन इंट, ये इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट आते हैं कालाधन प्रोजेक्ट, आपको पता लग गया, सितवे पोर्ट आपको पता लग गया, और दोनों ने आपस में जो है वो डिस्कस किया बाइलेटरल रिलेशन को मजबूत करने के लिए, खास करके इस प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने जो है वो चर्चा की है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 19th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की मीटिंग कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हुई, इंडिया और म्यांमार। लेकिन ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है क्योंकि ये तो बाइलेटरल रिलेशन को इंप्रूव करना था, तो दोनों में आपस में जो है वो मीटिंग की, अदरवाइज कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच बैंक इंट्रोड्यूस किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर तमिलनाडु फिशरमैन। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं उनके लिए स्पेशली एक रुपए कार्ड जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जिसको किसान कार्ड के नाम से जाना जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाएगा। और इसमें लोन ले सकते हैं, 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसको मुद्रा योजना के साथ ही जो है वो अटैच किया जाएगा और इसमें इंटरेस्ट बहुत ही कम होगा, सिर्फ 7% जो है वो इनसे इंटरेस्ट जो है वो लिया जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड लोन सिर्फ तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए, मतलब पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, और इसमें लोन 2 लाख रुपए तक का लिया जा सकता है, मुद्रा योजना के अंडर कवर होगा, इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, 7% मिलेगा। और इसका आंसर जो है वो क्या होगा कि कौन से बैंक ने जो है वो इसको लॉन्च किया, तो आंसर क्या है इसका, इंडियन बैंक। दोस्तों आंसर क्या है, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर आपको पता ही है, चेन्नई है, तमिलनाडु है, तो इसलिए उन्होंने लॉन्च किया। तो अगर आपके ये भी याद रह जाता है तो भी आप आंसर जो है वो लगा दोगे। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इनके, वो है पदमजा। कौन है, पदमजा चुंद्रू पूरा नाम है, लेकिन आप चाहे पदमजा ही याद रख लो वो भी बहुत है। और चेन्नई जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। तो सिंपल है, इंडियन बैंक लॉन्चेस रुपे किसान क्रेडिट स्कीम कार्ड फॉर द तमिलनाडु फिशरमैन, तो इसको याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी विल कंडक्ट ए फिजिबिलिटी स्टडी फॉर इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपरलूप क्या होता है। बेसिकली ये लंदन में था पहले, मतलब लंदन से स्विट्जरलैंड जाने के लिए, लंदन से आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहते हो तो इसका यूज़ करते थे। तो क्या होता है, एक ट्यूब की तरह होता है ये, उसमें आप बैठ जाओगे तो विदाउट फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं होती, बहुत ही तेजी से आप एक पाइप के अंदर जो है वो इसको चलाया जाता है। एक ऐसे गोल कलर का गोल सा जो है वो क्या होगा, एक लूप होगा, तो उसको बहुत तेजी से चलाया जाता है और बहुत ही जल्दी जो है पहुंच सकते हो, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, इसलिए बहुत जल्दी जो है वो आप क्या कर जाते हो, दूसरी जगह पे पहुंच जाते हो। और ये आपको पता है कि बेंगलुरु में जो है वो इसका सेटअप किया जा रहा है, बेंगलोर में किया जा रहा है। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो कौन सी कंपनी के द्वारा जो है वो की जा रही है, तो सिंपल है, बहुत ही फेमस कंपनी है और कंपनी का नाम क्या है, वराइजन हाइपरलूप। तो सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो कि जो बेंगलुरु एयरपोर्ट से बेंगलुरु सिटी सेंटर तक हाइपरलूप जो है वो बनाया जा रहा है, सिर्फ 10 मिनट में आप पहुंच जाओगे, जो कि बहुत दूर है अभी। तो वो वर्जन हाइपरलूप की तरफ से बनाया जा रहा है और आपने याद रखना है ये इंडिया का फर्स्ट हाइपरलूप है, फर्स्ट हाइपरलूप है, इसको याद रखोगे। और हाइपरलूप मैं समझा सकूँ, आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि इस तरह से एक पाइपलाइन बनाई जाती है, इस पाइपलाइन के अंदर जो है वो इसको डाल दिया जाता है और इसमें आप बैठे होगे तो क्या होगा कि बहुत ही जल्दी आप एक जगह से जहां तक ये पाइपलाइन कनेक्ट होगी वहां तक जो है वो आप पहुंच जाओगे विदाउट एनी फ्रिक्शन। और ये कंपनी का नाम क्या है, वराइजन हाइपरलूप, और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, तो बेंगलुरु में ही इसको बनाया जा रहा है। बेसिकली हैदराबाद में भी जो है वो बनाने का प्लान है, बेंगलुरु में भी जो है बनाया जाएगा। तो वराइजन हाइपरलूप की तरफ से बनाया जाएगा, BIAL स्टैंड फॉर द बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, तो उनके साथ मिलकर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, हु विल लीड द 3-member इंटरिम कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। अब क्या हो रहा है कि एक नया सिस्टम जो है वो छोटे बैंक्स का स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक का मैंने बताया था कि उसमें एक 3-member कमेटी बनाई गई है और डेली के काम करने के लिए 3-member कमेटी का एक क्या होगा, हेड होगा, और उनका नाम क्या था, मीता माकन था। मतलब जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसके लिए एक 3-member कमेटी के जो हेड होंगे वो कौन थी, मीता माकन।
अब हम कौन से बैंक की बात कर रहे हैं? धनलक्ष्मी बैंक की। तो धनलक्ष्मी बैंक में भी यही किया गया, 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है डायरेक्टर्स की, उनको जो है वो एक बंदा लीड करेगा और उसको ही कहेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। और आंसर जो है वो उसका बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या है उसका? सुब्रमण्य अय्यर। तो याद रखना है, सुब्रमण्य अय्यर जो है उनका नाम है, और उनको जो है वो दोनों आप कह सकते हो कि एक तो धनलक्ष्मी बैंक को लीड करने का काम मिला है, दूसरा वो 3 मेंबर जो कमेटी है उसके भी जो है वो हेड है। तो बाय डिफॉल्ट आंसर आपको याद रहेगा। तो धनलक्ष्मी बैंक के लिए सुब्रमण्य अय्यर, लक्ष्मी विलास बैंक के लिए कौन है? मीता माकन। तो इसको आपने याद रखोगे, मेरे ख्याल से कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। धनलक्ष्मी बैंक अपॉइंटेड कमेटी इन्होंने एक अपॉइंट की है, हेडेड बाय द सुब्रमण्य अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर दोस्तों याद रखिए वो कहां पे है? केरला में है, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु हैज बीन अवार्डेड एज द रिसिपिएंट ऑफ द 2020 गांधी अवार्ड? 2020 गांधी अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो कि गांधी अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है। तो ये तो भाई बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर ने जो है वो इसको क्या किया है? कवर किया है। महात्मा गांधी जी के नाम से इनिशिएटेड अवार्ड है ये। अगर आप देखोगे इसमें 25,000 रुपये जो है वो कैश प्राइज दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो मतलब गांधीयन वे से जो है वो काम करने के बारे में कहता है या बात करता है, या उसमें होती है। और वो आजकल राज्यसभा के लीडर हैं, राज्यसभा के लीडर हैं जिनको मिला है, और वो कौन सी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से हैं। तो आंसर तो भाई आपको क्लियर हो गया होगा, कौन है? संजय सिंह जी हैं, जिनको गांधी अवार्ड जो है वो क्या किया गया है? दिया गया है। तो याद रखना है, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन इंडिया में जो चलाने के लिए, लाइक आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें गांधीयन फिलॉसफी को लेके आने के लिए जो है वो बात की जा रही है, तो याद रखोगे आप। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था कि एक अगर आपने देखा हुआ या आपको पता हो, कोई इजराइल की एक प्राइवेट कंपनी थी, वो बियर बनाती थी, लाइक अल्कोहल बनाती थी, तो उसके ऊपर उन्होंने बॉटल्स के ऊपर गांधी जी की फोटो लगा दी थी। तो उस गांधी जी की फोटो को रिमूव करवाने में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो किसका रहा है? संजय सिंह जी का रहा है। तो इसलिए इनको जो है वो ये अवार्ड दिया गया है। तो याद तो रहेगा ही, नाम ही इंपॉर्टेंट है संजय सिंह, और सबने सुना हुआ है, मेरे ख्याल से कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि गांधी अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो फर्स्ट वीनस मिशन 2025? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि वीनस मिशन जो 2025 में लॉन्च किया जाएगा, उसके आप मुझे बता दो कि उसका नाम क्या है वीनस मिशन का। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, आंसर दे सकते हो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो मैं आपको बता ही दूंगा कि नाम जो है वो क्या है इन चार में से। और नाम क्या है उसका? शुक्रयान 1। याद रखना है, शुक्र ग्रह कहा जाता है वीनस को, इसलिए जो है वो नाम क्या रखा गया है? शुक्रयान 1। तो पहले हम मंगलयान कर चुके हैं, चंद्रयान 1 कर चुके हैं, चंद्रयान 2 कर चुके हैं, सब लोगों को पता है। अब इसरो जो है वो बेसिकली क्या करेगा? शुक्रयान 1 को लॉन्च करेगा। कहां पे करेगा? वीनस पे करेगा। कई बार पूछ लेते हैं शुक्रयान 1 किसके लिए है, तो वीनस के लिए है दोस्तों। किसके लिए है? वीनस के लिए। कौन से ग्रह के लिए? वीनस के लिए है। और अगर आपको ना भी पता लगे कोई चीज, तो मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया बताता हूं कि हिंदी में जो है वो साथ में क्वेश्चन लिखा होगा, तो वीनस का जो है वो हिंदी वर्जन आप देख लियो, वहां पे शुक्र लिखा होगा तो वहां पे लगा देना है शुक्र के लिए भेजा जाए। और इसरो का आपको हेडक्वार्टर पता ही है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इसमें जो हेड है वो कौन है इसरो के? वो है के सिवान। कौन है? के सिवान, याद रहेगा आपको। क्लियर? शुक्रयान 1। और आपने याद रखना है, इसमें हेल्प जो है वो हमारी किसके साथ मिलेगी? इसमें मिलेगी फ्रांस के साथ। फ्रांस जो है वो पेलोड जो है वो भेजेगा इसके थ्रू, तो फ्रांस भी जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है इसरो के मिशन में। तो शुक्रयान 1 दोस्तों याद रहेगा, मेरे ख्याल से 2025 में जो है वो लॉन्च करना। ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है, ईयर भी पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय असम गवर्नमेंट टू एक्सपीडिट पेंशन क्लेम्स इन द स्टेट? ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि वहां पे जो पेंशन लेने वाले लोग हैं उनको बहुत ही जल्दी से जल्दी जो है वो पेंशन जो है प्रोवाइड हो सके। इस पोर्टल के थ्रू जो है वो ऐसी कोशिश जो है वो की जा रही है। तो आपने मुझे बताना है वो कौन सी स्टेट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, और उसका, और स्टेट तो अगर हम असम की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी स्कीम के बारे में बात करें, उस पेंशन पोर्टल का नाम आपने मुझे जो है वो बताना है। पोर्टल का नाम आप मुझे बताओगे। तो स्टेट तो मैंने आपको बताई दी, असम है। तो हाँ जी, क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? स्कीम का नाम क्या है? दैट इज द, हाँ जी, बहुत ही सिंपल, कृतज्ञता। क्या नाम होगा? कृतज्ञता। बी आंसर होगा दोस्तों इसका। क्या होगा? कृतज्ञता।
और इसमें क्या किया जाएगा, ये गुवाहाटी से जो है वो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया और पूरे इंडिया में ऐसा पहला पोर्टल है जो पेंशन से रिलेटेड जो है वो आपको क्या करेगा, क्लेम प्रोवाइड करेगा। खास करके ये जो पुलिस फाउंडेशन डे था अभी 1 अक्टूबर को, उस दिन इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। और याद रखना है कि ये पेंशन के क्लेम्स को एक्सपीडिट करेगा, बहुत ही जल्दी से जल्दी जो है लोगों को पेंशन मिल सके उसके बारे में बात करेगा। तो याद रहेगा कृतज्ञता, यहाँ पे देख सकते हो कृतज्ञता ऑनलाइन पोर्टल फॉर एक्सपीडिट डिस्पोजल ऑफ पेंशन इन असम, याद रहेगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट है पेंशन से रिलेटेड आप इस पोर्टल पे जो है वो अपलोड कर सकते हो और अपने पेंशन का स्टेटस भी जो है वो ऑनलाइन ही क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो चीफ मिनिस्टर आप देख सकते हो यहाँ पे असम के सर्बानंद सोनोवाल जी। असम वैसे ही स्टेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व आपके पास है, औरांग जो है वो यहाँ पे नेशनल पार्क आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है वो साथ ही साथ आप देख सकते हो दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, जो कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे आपको मिलेगा मजौली आइलैंड, मजौली अगर आप कहोगे रिवराइन आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड आपको यहाँ पे मिलेगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो बनाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहाँ पे हैं, एक ही स्टेट में असम में है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच स्टेट लॉन्च्ड पथश्री अभियान स्कीम फॉर रोड रिपेयर। पथश्री, पथ का मतलब क्या हो गया, पाथ हो गया, तो इसलिए उसको नाम दिया गया दैट इज द पथश्री। तो आप बताओगे कौन सी स्टेट के बारे में हम बात करें जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है ताकि रोड्स को रिपेयर किया जा सके और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन सके। माना जा रहा है कि 7,000 से ज़्यादा जो स्ट्रेचेज हैं, बीच में जो खड्डे हैं वो टूटे हुए हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा और इससे 12,000 किलोमीटर रोड जो है वो क्या किया जाएगी, टाइम बाउंड मैनर में जो है वो ठीक की जाएगी। तो आप मुझे बताओगे कौन सी स्टेट की हम बात करें, पथश्री अभियान जहां पे रोड को रिपेयर किया जाएगा। और दोस्तों स्टेट है कौन सी, वेस्ट बंगाल। बहुत ही जल्दी जो है बिहार के बाद अब वेस्ट बंगाल की बारी आएगी, चुनाव होंगे यहाँ पे, तो अपने याद रखना है वेस्ट बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस थर्मल पावर प्लांट है, सुपर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं उसको, दैट इज फरक्का। याद रखना है कौन सा, फरक्का। यहीं पे गंगा जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में, जिसका नाम क्या चला जाता है, पद्मा। एक पार्ट इंडिया में रह जाता है जिसका नाम हो जाता है हुगली। तो इस तरह से जो है वो गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं। यहीं पे है दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर से याद ही रहेगा वो, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल ने स्कीम को लॉन्च किया पथश्री अभियान ताकि रोड्स को रिपेयर किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं गांधी जयंती। सबको पता है, तो क्वेश्चन तो ऐसे आएगा नहीं कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। तो आपको पूछेंगे कि इस बार कौन सी गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई। याद रखना है 151st। किस तरह से याद रखोगे, क्योंकि मोदी जी ने जो है वो 2014 से लेकर 2019 तक स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। तो भाई 2019 में उन्होंने कहा था कि 150th एनिवर्सरी के गांधी जी पे इसको हम क्या करेंगे, पूरा स्वस्थ और साफ बना देंगे। और अब एक साल ऊपर हो गया तो कौन सी होगी, 151st होगी। तो इस तरह से आपने जो है वो क्या रखना है, याद रखना है। और इसी में एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था इसी के नाम से, लाइक जो मैंने बताया कि स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। तो ये मतलब लॉन्च किया गया था कि हमने जो कैंपेन चलाया था स्वच्छ भारत अभियान का। और पता ही है कि गांधी जयंती नॉन वायलेंस डे के नाम से सेलिब्रेट की जाती है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के नाम से सेलिब्रेट की जाती है। तो याद रखना है 151st था। नेक्स्ट आते हैं, नोटेड लिटरेरी क्रिटिक जीएस अमूर पास्ट अवे। जीएस अमूर जी का क्या हो गया, देहांत हो गया। सिर्फ एक दो बातें याद रखनी है कि ये कन्नड़ और इंग्लिश क्रिटिक मतलब लिटरेचर में जो है वो संबंध रखते थे। 95 ईयर्स ओल्ड थे। तो बेंगलुरु में जो है वो इनका देहांत हुआ, कर्नाटका में, क्योंकि कन्नड़ लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं तो कर्नाटका से आप याद रख सकते हो। सिर्फ एक दो चीजें याद रखने हैं, बस नाम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा याद रखना है, जीएस अमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे हमारा जो है वो पूरा का पूरा पार्ट खत्म नहीं हुआ, अभी एक दो क्वेश्चन और पेंडिंग है, डेज पेंडिंग है बेसिकली। आप देखोगे यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। अब आप सोचोगे कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो आप नाम से देख सकते हो कि ये दिन क्यों मनाया जाता होगा, ताकि अवेयरनेस पैदा की जा सके कि किस तरह से आप इसको टैकल कर सकते हो, किस तरह के डिजीजेस के बारे में जो है वो आप क्या कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो। और ये बता सकते हो कि अगर इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, पॉसिबल है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, पॉसिबल है। और WHO की तरफ से जो जो है मनाया जाता है, पूरा का पूरा जो आप कह सकते हो इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये पूरा का पूरा मंथ ही सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब अक्टूबर का पूरा मंथ ही जो है वो बेसिकली क्या हो गया, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ हो गया। सितंबर को मैंने बताया था न्यूट्रिशन मंथ है, ये कौन सा हो गया, दैट इज द
ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ हो गया। और WHO के बारे में आपको दोस्तों पता ही है, टेड्रोस है जो डायरेक्टर जनरल है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। नेक्स्ट आते हैं अगला, वर्ल्ड वेजिटेशन और वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को जो है वो दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, नाम से पता लग रहा है कि प्रमोट करना है कि वेजिटेरियन डाइट के जो है वो क्या फ़ायदे हैं, वेजिटेरियन होने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो एक इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन भी जो है वो बनाई गई थी 1978 में। तो याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि एक ऐसी यूनियन है इंटरनेशनल वेजिटेरियन डे के बारे में। तो फर्स्ट डे जो अक्टूबर का होता है उसी को क्या कहा जाता है, दैट इज द वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। और याद रखना है वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ भी जो है वो कौन सा होता है, अक्टूबर। तो इसको रिलेट कर लो आपस में कि अगर वेजिटेरियन डाइट खाओगे तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस क्या हैं, बहुत ही कम हैं। तो वेजिटेरियन डे और ब्रेस्ट कैंसर को याद रखोगे तो सिंपल हो गया, तो याद भी रहेगा आपको। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है भाई ये भी। अब तीनों को हमने रिलेट करना है, तीनों को कैसे करेंगे आप रिलेट, कि अगर वेजिटेरियन डाइट खाओगे ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा और या होने के चांसेस कम है, तो अब बहुत लंबी उम्र जो है वो जी सकते हो, मतलब ओल्ड एज तक बहुत अच्छे से पहुंच सकते हो। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, भाई इसमें खास बात ये है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनका सोसाइटी को लेके जो है उनकी सोच है, तो वो हमें जो है वो फायदा दे सकती है। मतलब हम कह सकते हैं कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, वो एक एसेट की तरह हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बच्चों को बता सकते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अच्छी चीजें बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके रह सकते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन बनाते हैं 1 अक्टूबर। और थीम क्या है, पैंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो ये आपने जो है वो सिस्टम याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन का आपको पता है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जा रहा है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, मैं बता चुका हूँ। सेक्रेटरी जनरल जो है वो नहीं बताया था उस टाइम पे लिख लियो आप, अंतोनियो ग्यूटर्स है, मेरे ख्याल से सबको पता होगा अंतोनियो ग्यूटर्स है। और कंट्रीज में बता ही चुका हूँ, 193 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 और 3 ऑफ द अक्टूबर, दोनों को कंबाइन के, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रोज आपको ऐसी वीडियोस मिले। और गाइस 300 लाइक्स हमें चाहिए ताकि हम और कंटेंट जो है वो आपके लिए बना सकें। और अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है, ये आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। और साथ ही साथ ये अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि अगर आप लगातार 1 महीने तक हमारी वीडियोस को देखते रहो और साथ ही साथ हमारी अफेयर्स क्लाउड की PDF पढ़ते रहो, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपका एक्यूरेसी लेवल करंट अफेयर में बहुत अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। टेक केयर।